विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति के स्वामी हे आदिवासी भाइयों और बहनों, आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका स्वागत है। मैं के.आर. शाह, संपादक आदिवासी सत्ता हिंदी मासिक पत्रिका। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 4 वीडियो अब तक आप लोगों के समक्ष आ चुके हैं और देश भर से उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही है। हमें आप पूरी तरह विश्वास है कि इसी प्रकार का आपका प्रोत्साहन हमें निरंतर मिलता रहेगा। तो साथियों, मैं अपनी बात को आज शुरू करूं या हम विचार क्रांति के संदेश को आगे बढ़ाएं, उसके पहले पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज का हमारा विषय है शस्त्र और शास्त्र विहीन आदिवासी समाज। ध्यान से सुनिएगा, हमारा आज का विषय है शस्त्र और शास्त्र विहीन आदिवासी समाज। किसी भी मानव विकास में शास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसीलिए पूरी दुनिया में साहित्य को समाज का आईना कहा जाता है। साहित्य ही समाज का आईना इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मानव समुदाय के जीवन दर्शन का प्रतिबिंब उसका साहित्य होता है। अब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारी संस्कृति को विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में गिना जाता है। अनेक विद्वान विश्व संस्कृति की जननी भी हमारी संस्कृति को कहते हैं। तो अब सवाल हमारे सामने ये उठता है साथियों कि जब हमारे पास में विश्व की सबसे शानदार उत्कृष्ट संस्कृति है, सभ्यता भी है और वो हमारे रगों में है, हमारे जीवन में है, लेकिन हमारे पास में अपना कोई साहित्य नहीं है, हमारे पास में अपना कोई शास्त्र नहीं है। और जब तक हमारे पास में अपना कोई शास्त्र नहीं होगा तब तक आप शस्त्र का निर्माण कैसे करेंगे? शास्त्र से ही शस्त्र का निर्माण होता है। अब शस्त्र हमारे पास में नहीं है, ये एक बड़ा विषय है। शस्त्र के माध्यम से ही हम अपने विकास को आगे लेके जाते हैं और उससे अपनी रक्षा भी करते हैं। शस्त्र हमारी रक्षा करते हैं, हमें मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमारे पास में साहित्य नहीं है और हमारे पास में साहित्य नहीं है इसलिए हमारे पास में शस्त्र नहीं है। इसीलिए हमने यह विषय चुना कि हमारे पास में शास्त्र नहीं है तो हम उस शास्त्र को निर्माण करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम 1980 को अपने आदिवासी विकास का, भारत के अंदर में विकास की ओर बढ़ने का एक मूलाधार वर्ष मान के चलते हैं, क्योंकि 1980 के पहले हमारे समाज में शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही कम रहा। कुछ आंकड़े तो यहाँ तक बताते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय आदिवासियों का जो शैक्षणिक जो मानक था वो 5 से 7% हुआ करता था। यानी इतने बड़े देश में आज़ादी के समय में भारत के आदिवासियों का जो शैक्षणिक स्तर रहा वो 5 से 7% था। मतलब हम 93 से 95% लोग शिक्षा से वंचित रहे। संविधान लागू होने के बाद में आरक्षण के माध्यम से आदिवासी समाज ने द्रुत गति से शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ाए और 1980 के बाद बड़ी संख्या में हमारे समाज के शिक्षित लोगों ने
शासकीय सेवाओं में अपना पदार्पण करते हैं। चतुर्थ श्रेणी से लेकर के प्रथम श्रेणी के पदों तक, उसके बाद में ही आदिवासियों की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दिखाई देती है। इसलिए 1980 हमारा विकास मूल आधार है। हम वहाँ से अगर अपनी गणना शुरू करें, इन 40 वर्षों में 1980 से लेकर के अब 2020, इन 40 वर्षों में हमने शैक्षणिक स्तर पर काफ़ी प्रगति की और उसका मुख्य जो श्रेय जाता है वो है आरक्षण को। इस आरक्षण के माध्यम से ही हम शासकीय सेवाओं में आ सके। हमारे शिक्षा का स्तर जो है इस आरक्षण के माध्यम से ही आगे बढ़ा और इसी पर हम विगत 15-20 वर्षों से देखते हैं कि आरक्षण पे बहुत अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार होते चले आ रहे हैं और सामाजिक संगठनों के माध्यम से पूरे देश भर में अपने अपने स्तर पर इसका विरोध और संघर्ष भी हम देखते हैं। साथियों, इस देश में 2 लोगों को आरक्षण की पात्रता संविधान में दी गई। एक अनुसूचित जाति समाज जिसे हम दलित समाज कहते हैं और दूसरा है अनुसूचित जनजाति समाज जिसे हम आदिवासी कहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक दलित समाज ने अपना एक बहुत बड़ा साहित्य अब तक खड़ा कर चुका है। अब ये साहित्य के निर्माण करने में दलित समाज इतना अग्रणी क्यों है, क्यों इतना आगे निकल गया, तो आपको मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि दलित समाज बहुत पढ़ता है। साहित्य का निर्माण करने में वो क्यों सफल हुआ? ब्राह्मण साहित्य के समानांतर दलित साहित्य की उसने एक बड़ी मिसाल खड़ी कर दी। आज भारत के अंदर में ब्राह्मण साहित्य से बड़ा साहित्य किसी को नहीं माना जाता। उसके समानांतर आज दलित साहित्य जो है उससे भी आगे निकल गया। तो इतना बड़ा साहित्य का निर्माण करने में दलित समाज इसलिए सफल हुआ क्योंकि वो पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और उनका शिक्षा का स्तर, उनके ज्ञान का स्तर इस प्रकार से ऊंचा हो चुका है कि आज बड़े बड़े दलित साहित्य के विद्वान विचारक, उनके लेखक और उनके नेता ब्राह्मणवाद को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। अब हम उनके साथ साथ हमें भी आरक्षण मिला। इन 40 वर्षों में हमारे समाज ने भी काफ़ी ऊंचाइयों को पार किया। IAS, IPS, IFS से लेकर के राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में भी हमारे पास एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है सभी राज्यों में। तो सवाल ये उठता है कि हम इस प्रकार का साहित्य तैयार करने में अभी तक क्यों असफल रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही समझ में आता है कि हमारा समाज कल भी कम पढ़ता था और आज भी कम पढ़ता। क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे तो आपके पास में आपके ज्ञान का विकास होगा, आपके बुद्धि का विकास होगा, और जब आपके बुद्धि का विकास होगा तो आपकी कलम चलेगी, आप लिखेंगे, और जब आप लिखेंगे तो आपका साहित्य का निर्माण होगा। जब आपके पास जानकारियाँ ही नहीं रहेगी तो आप क्या लिखेंगे? यहीं से विचार क्रांति पैदा होती है। जब आपके पास में ज्ञान होगा तभी तो आप विचार क्रांति करेंगे, तभी तो आप शस्त्रों का निर्माण करेंगे। जब आपके पास शास्त्र होगा तो आपके पास में अनगिनत शस्त्र तैयार होंगे। और इस समाज के अंदर में जो लोग इस ऊंचाइयों पे पहुंचकर शास्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, तो उन शास्त्रों के निर्माण में हमारे समाज की क्या भूमिका है? वे लोग उन शास्त्रों के आधार पे शस्त्र तैयार कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा साहब से लेकर कार्तिक उरांव साहब, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते साहब, दिलीप सिंह भूरिया साहब और इस प्रकार के और कई राज्यों में अपने अपने स्तर पर लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया। बेहतर तरीके से शिक्षित हुए, ज्ञानार्जन किए और शस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ की। अब शस्त्र से मेरा क्या तात्पर्य है कि तलवार, बंदूक, चाकू, छुरी से तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर शस्त्र का तात्पर्य है कि बुद्धि के विकास के बाद में आपके पास में क्या टूल्स हैं, किस प्रकार के औजार से आप समाज के अंदर में अपनी विचार क्रांति को फैला सकते हैं। तो वो टूल्स क्या हैं? आज के युग में पत्र पत्रिकाएं, अखबार, चाहे वो दैनिक हो चाहे वो साप्ताहिक हो, लेकिन आपके पास अपना एक अखबार होना चाहिए। पत्र पत्रिकाएं होती हैं, पत्रिकाएं मासिक निकलती है, पाक्षिक निकलती है, त्रैमासिक निकलती है। ये आपके टूल्स हैं। अब विकास के इस पैमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब आ गया है हमारे सामने में सोशल
मीडिया। हम आज आपसे जो रूबरू हो रहे हैं वो इसी के माध्यम से हो रहे हैं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारी क्या भूमिका है, इस क्षेत्र में हम क्या सोच रहे हैं, इस क्षेत्र में हम क्या काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया के अंदर में भारत के हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इस विधा का हम अपने समाज में विचार क्रांति के लिए क्या उपयोग करने के लिए कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। जो लोग इस क्षेत्र में इस दिशा में काम कर रहे हैं उसमें पूरे देश के आदिवासी समाज की क्या भागीदारी है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे एक छोटा सा मैं आपसे उदाहरण शेयर करता हूँ कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आदिवासी के नाम से इस प्रकार के चैनल का निर्माण कर यूट्यूब के अंदर में कोई बहुत बड़ा काम नहीं देखने मिल रहा है। अब हमने एक प्रयास शुरू किया है कि आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम आपसे बहुत सारी बातों से रूबरू हो रहे हैं। तो अब यूट्यूब के अंदर में इस चैनल की ख्याति हो, ये इस देश की एक आवाज़ बने, आदिवासियों की एक पहचान बने, तो उसके लिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं और कितना शेयर कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारे चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। भाई हमारा मीडिया, हमारी आवाज़, हमारे विचार हमारे लोगों तक पहुंचने चाहिए। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी तो हम इस विचार क्रांति के बीज को देश के कोने कोने तक बो पाएंगे, फैला पाएंगे। कार्तिक उरांव साहब ने सबसे पहले प्रिंट मीडिया का निर्माण करने की योजना बनाई, डॉक्टर भवर सिंह पुरते के साथ मिलकर। 1986 के आसपास में पुरते साहब ने पूरा एक प्रेस का खाका तैयार करके लाखों रुपए की तमाम मशीनरी खरीद भी ली। भूमि भी अलॉट हो गई भोपाल में, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस शुरू होने वाला था। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पुराने वीडियो में हमने आपको पूरी कहानी सुनाई कि किस प्रकार से पुरते साहब के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, उनका राजनीतिक खात्मा किया गया और वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा। आदिवासियों के नाम की पहली पत्रिका आदिवासी सत्ता इस देश में आई। आदिवासी सत्ता इस देश की आदिवासी के नाम की पहली पत्रिका। इसके पहले गोंडवाना दर्शन और गोंडवाना किरण इस नाम से दो पत्रिकाएं पूर्व में प्रकाशित होती रही, और गोंडवाना दर्शन बहुत लंबे समय तक चली। पर गोंडवाना के नाम से गोंडों के अन्य जो समुदाय थे वो उस किताब को ना तो खरीदते थे ना पढ़ते थे। अकेले गोंड ही पढ़ लेते खरीद करके तो भी गोंडवाना दर्शन जो है सक्सेस हो जाता। तो गोंडवाना दर्शन की असफलता का भी सबसे बड़ा कारण था हमारी ना पढ़ने की आदतें। पढ़ने की रुचि हमारे समाज में विकसित करने के लिए सारे प्रयास पहले भी होते रहे और आज भी हो रहे हैं। तो जो इस देश का खास करके युवा वर्ग है जो आज सोशल मीडिया के अंदर में बहुत एक्टिव है, व्हाट्सएप ग्रुप से अधिक वो फेसबुक में और ट्विटर में एक्टिव है। तो आज का युवा उस सोशल मीडिया के अंदर में इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, इस विचार क्रांति को देश में पैदा करने के लिए कुछ निर्माण की कुछ योजना बनाता है कि सिर्फ सी एंड फॉरवर्ड है, ऑनली फॉर कमेंट्स करो और कहानी ख़त्म करो। तो अगर आदिवासी समाज का युवा वर्ग जिसके कंधे पर ये पूरा का पूरा दायित्व है और आने वाले कल में उसे ही एक बड़ी विचार क्रांति खड़ा करके आदिवासी समाज के झंडे को इस धरती पे बुलंद करना है, तो मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जहाँ भी इस प्रकार का प्रयास हो रहा है उसका आप समर्थन करें, उसे आगे बढ़ाएं और आदिवासी की अपनी आवाज़ को एक पहचान दें, तभी बात आगे बढ़ेगी। आदिवासी समाज के पास में समस्याओं का अंबार है। हम 1980 से स्वयं आदिवासी विकास परिषद में काम कर रहे हैं, अब तो कई बड़े बड़े संगठन खड़े हो गए। तो समस्याओं का समाधान खोजने का तरीका हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, अभी भी आपको इतना एक लाइन में कह देते हैं। जो बाबा साहब का जो सिद्धांत है, बाबा साहब के जो विचार हैं, और मैं बहुत दावे के साथ इस बात को अपने समाज के सामने रखता हूं कि जब तक आप बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे,
तब तक आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुल सकते। और ये बात सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, इस देश के SC ST और OBC के लोगों को खास करके बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने मजबूत नींव रखी दलित साहित्य की। उनके 52 वॉल्यूम हैं। बाबा साहब के 52 वॉल्यूम में अभी तक मात्र 32 या 34 प्रकाशित हुए हैं। अभी भी उनके बाकी वॉल्यूम प्रकाशित नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो 32-34 वॉल्यूम उनके प्रकाशित हो चुके हैं, हिंदी में उपलब्ध हैं, यूट्यूब में लोड हैं। सवाल ये है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, और बगैर पढ़े आपको ज्ञान कहाँ से आएगा? इस दुनिया में ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो? तो आपके ज्ञान में वृद्धि तो आपके पढ़ने से आएगी। आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक ज्ञानवान बनेंगे, और जब आप ज्ञानवान बनेंगे तब आपके दिमाग में एक शास्त्र का निर्माण होगा। और जब आपके दिमाग में जब शास्त्र का निर्माण होगा तो वहीं से शस्त्र पैदा होंगे। आपकी कलम चलेगी, आपकी जुबान चलेगी। अभी तो आदिवासियों की ना तो कलम चलती है ना जुबान चलती है। अरे कलम और जुबान इसलिए नहीं चलती कि आपके पास में शास्त्र नहीं है। इसलिए हमने कहा कि शास्त्र विहीन आदिवासी समाज। तो शास्त्र आपके पास आसमान से थोड़ी टपक के आने वाला है। शास्त्र तो आपके पास में है, आपको मात्र अध्ययन करना है। हम जब व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ या तो धर्म या फिर समस्याएं। व्हाट्सएप को अगर आप अध्ययन करें तो धर्म, संस्कृति, पूजा पद्धति, रूढ़ी परंपराओं से भरा पड़ा है। या दूसरा हिस्सा उसका जो है वो समस्याओं का है। हमारे समाज की लड़की के साथ में बलात्कार हो गया, कोई लड़की किसी के साथ भाग गई, किसी की ज़मीन हड़प ली गई, किसी की मार पिटाई हो गई। पुलिस में कोई कंप्लेन लिखाने जाओ तो पुलिस वाला कंप्लेन नहीं लिखता, कंप्लेन अगर लिख भी लिया दबाव से तो कार्रवाई नहीं करता। तो ये कहानी किससे, तो मैं 1980 में जब खुद ही जो है 24-25 साल का था तब से सुन रहा हूँ। और इस प्रकार की समस्याओं का निपटारा करते करते मुझे भी 17 से 18 साल हुए जब मैं आदिवासी विकास परिषद में पदों में आया। अब हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं। आज हम व्हाट्सएप खोल कर देखते हैं तो जो 1980 में कहानी थी वही 2020 में भी दिखती। तो बदला क्या? एक अधिकारी है, उसके खिलाफ में डी चल रही है। कोई अधिकारी का प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, वो अपना रोना लेकर के विधायकों और मंत्रियों के यहाँ घूमता रहता है। समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, लोग सामाजिक संगठनों के पीछे घूमते हैं। तो समस्याएं जस की तस है, लेकिन विकास का पहिया अपने गति से घूमता रहता है। पोर्ते जी की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस विषय पे पोर्ते जी का नज़रिया बड़ा स्पष्ट था। जब वो मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष थे प्रदेश के, तो समस्याओं के लिए उन्होंने अपने कुछ ऑफिस के अंदर में कुछ लोगों को नियुक्त कर रखा था कि जो भी पूरे प्रदेश से समस्या आती है वही उसकी स्क्रूटनी करे और संबंधित विभागों को भेजे। ऐसा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलता रहा। मतलब अंत में ये समझ में आया कि इतनी सारी समस्याएं हैं, इसको समाधान करते करते तो क्या बोलते कई वर्ष निकल जाएंगे। ये समस्याओं का समाधान ही नहीं होना है। एक दूसरे विषय पे फिर काम कैसे करेंगे? ये एक चिंतन का विषय बना कि आदिवासी समाज में इतनी अधिक समस्याएं हैं कि यदि अगर समस्याओं का आप समाधान ही करने बैठ जाएं तो आप दूसरा कोई कार्य कर नहीं सकते। ये मेरा भी अनुभव रहा है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे में जाते थे तो वहाँ भी हम देखते थे, एक गांव में यदि बैठक में हम लोग इकट्ठे हुए गांव के लोग, तो वहाँ पर 50 किस्म की समस्याएं लेकर के लोग खड़े हो जाते थे। अब एक तो गांव में 50 किस्म की समस्याएं। तो इन समस्याओं के समाधान का धीरे धीरे खोज हुआ कि इसका निराकरण कैसे करें। तो सारे समाधान जो है वो शासन और प्रशासन में होते हैं। आदिवासियों की जो भी समस्या हैं उसका समाधान तो शासन और प्रशासन स्तर पे होना है। अब शासन प्रशासन में हमारे लोग बैठ कर के भी वहाँ पर असफल रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जब विचारधारा विकसित हुई, काशीराम साहब ने आकर के उन्होंने जो एक बहुजनवाद चलाया, दलित साहित्य जब आया और उसमें फिर इस प्रकार के विचार आए कि सत्ता ही हमारे समस्त समस्याओं की निदान की कुंजी है, चाबी है, मास्टर की है। अब आदिवासी समाज में तो बचपन से ये पाठ पढ़ाया जाता है कि भैया राजनीति से दूर रहना। तो जिस समाज में बचपन से ये लेसन पढ़ाया गया हो कि राजनीति से दूर रहना, वो समाज राजनीति में सफल कहाँ से होगा? तो साथियों,
आज हम शस्त्र और शास्त्र विहीन आदिवासी समाज का यह जो पूरा का पूरा विषय है, हम युवाओं को समर्पित करते हैं। इस देश के लगभग 11 करोड़ की आबादी हमारे समाज की इस देश में है। 11 करोड़ में अभी जिस प्रकार के आंकड़े आते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, तो अगर हमारी जनसंख्या इस देश में 11 करोड़ के आसपास है, तो इसका मतलब ये है कि 5 करोड़ के आसपास या 4-5 करोड़ के आसपास हमारे समाज में युवा है। अब 11 करोड़ की आबादी वाले अनुसूचित जनजाति समाज के पास में ऐसा कोई नेटवर्क है जिसमें 1 लाख आदिवासी पार्टिसिपेट करता हो? हमारे पास में कोई ऐसा टूल्स है? हमारे पास में ऐसा कोई शस्त्र है जिसको चलाने के लिए कम से कम 1 लाख आदिवासी खड़ा है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? एक उदाहरण के लिए आदिवासी सत्ता भारत की पहली आदिवासी नाम की अगर मासिक पत्रिका है, 11 करोड़ इस देश की जनसंख्या आदिवासियों की है, तो उसके 1 लाख पाठक होने चाहिए थे कम से कम। हमारा जो है अनुभव ये बताता है और सच ये है कि आदिवासी सत्ता ने कभी भी 10,000 का आंकड़ा पार नहीं किया। अब आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमने शुरू किया, जिस प्रकार के व्यूज़ आए हैं, जिस प्रकार के लोगों ने अपने कमेंट्स किए हैं, उससे यह तो समझ में आ रहा है कि लोगों को बात पसंद आ रही है। लेकिन इसके सब्सक्राइबर अब कितने हो जाने चाहिए थे? कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? एक तरफ व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर पर आदिवासी समाज की बहुत सारी समस्याओं पर चर्चाएं हो रही और दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं शासन के खिलाफ, राजनीतिक दलों के खिलाफ। तो इससे क्या बात बनने वाली है? भाई यदि अगर हम अपना कोई चैनल खड़ा करते हैं, अपनी कोई आवाज़ बुलंद करते हैं, तो सारे युवाओं को, सारे समाज के हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को इससे जुड़ना पड़ेगा। जब सारे लोग जुड़ेंगे तब तो हमारी पहचान खड़ी होगी। तो साथियों, बहुत स्पष्ट तरीके से आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि बगैर शस्त्र के आप कोई लड़ाई ना तो लड़ सकते हैं और ना जीत सकते। तो यह टूल्स हमारे समाज के हर हाथ में होना चाहिए। अब मैं आपको एक शेर के माध्यम से, कमल साहनी साहब का एक शेर है, मैं आपको समाज की हकीकत उसमें बयां करना चाहूँगा। जख्मों का जिन्हें अपने एहसास नहीं होगा, जख्मों का जिन्हें अपने एहसास नहीं होगा, बाहों में जिन्हें अपने विश्वास नहीं होगा, तो कान खोल कर सुन लो हे मूलवासियों, सोई हुई कौम का कोई इतिहास नहीं होगा, इतिहास नहीं होगा, इतिहास नहीं होगा। दर्द की आवाज़ होनी चाहिए। साथियों, हमारे समाज को गूंगा समाज बोला जाता है। जब तक हमारे दर्द की आवाज़ नहीं होगी, जब तक हमारी पहचान नहीं होगी, तब तक हम पे किसी का ध्यान कैसे जाएगा? इसलिए हमने उस शेर में कि जख्मों का जिन्हें एहसास नहीं होगा। अगर आपको जख्म है, उसके बाद भी अगर आपको उस बात का एहसास नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पतन का एक बड़ा कारण कल भी था और आज भी है। तो हमारे को अपने दर्द का एहसास भी होना है और जो सामूहिक रूप से जो सामाजिक दर्द है, उसको हमें पूरे समाज में एहसास कराना है। तो इस बात को, दर्द की आवाज़ भी होनी चाहिए और दर्द की पहचान भी होनी चाहिए। हम दर्द को जब तक चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, तो कौन सुनने वाला है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारा दर्द भी इसी प्रकार का हो गया कि जंगल में मोर नाचा किसी को पता ही नहीं। जंगल के दर्द और शहर के दर्द में क्यों अंतर पाया जाता है? तो साथियों, उस शेर में एक सच्चाई छुपी हुई कि हमें अपने जख्मों का एहसास जब तक नहीं होगा, तब तक हम किसी प्रकार की बगावत कैसे करेंगे? किसी विषय पर हम परिवर्तन लाने की बात, क्रांति करने की बात कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको दर्द का एहसास होना उतना ही जरूरी है और उसकी पहचान को स्थापित करना भी उतना ही जरूरी है। तो हमें दर्द की पहचान करना है, संघर्ष खड़ा करना है, समाज में इस प्रकार की जागरूकता पैदा करना है। भाई हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि हम शासक थे, हम राजा थे,
1500 से 1700 वर्षों तक गोंडवाना साम्राज्य का एक छत्र शासन चलने का इतिहास हमारे सामने है। तो अब सवाल ये नहीं उठता कि हम राजा से रंक कैसे बन गए। हमें यह तो बताया जाता है कि हम भारत के शासक थे, 52 गढ़ के हम राजा थे। और ये सच है कि भारत का आदिवासी कभी भूमिहीन नहीं था, वो भूस्वामी रहा है शुरू से। लेकिन आज यह भी सच है कि हम राजा से रंक हो चुके हैं, अमीर से गरीब हो चुके हैं। तो अभी तक तो हमको सबने बताया समझाया कि हम शासक थे, पर मुझे तो आज तक यह नहीं किसी ने बताया कि हम शासक से गुलाम कैसे हो गए, राजा से रंक कैसे हो गए। ये कहाँ बताया जाता है। हम आपको बताएंगे। हम आने वाले समय में आदिवासियों के राजा से रंक तक के सफर की भी कहानी लेकर के आएंगे कि किस प्रकार आदिवासी समाज, गोंडवाना समाज राजा से रंक की ओर बढ़ता चला गया। इसी के साथ हम ऐसे कई विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। हम ऐसे अनेक विषयों को लेकर के आपके सामने आएंगे जिन पर अभी तक ना तो किसी ने चर्चा की है और ना लोग चर्चा करना चाहते हैं। हम वो तमाम विषय लेकर के आएंगे। ये कहानी अब रुकने वाली नहीं है साथियों। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका मार्गदर्शन भी चाहिए। हम आज के इस विचार क्रांति के एपिसोड को समाप्त करने के पूर्व एक बहुत अच्छा शेर जो इसी विषय से जुड़ा हुआ है और हमारी विचार क्रांति का प्रेरणा का एक आधार स्तंभ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक तन पर सोने की तार कसे, एक तन पर सोने की तार कसे, एक तन पर सूत का तार नहीं, एक तन पर सोने की तार कसे, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। एकड़ भर में बने हवेली रहते जिसमें दो प्राणी, एकड़ भर में बने हवेली रहते जिसमें दो प्राणी, दो हाथ का घर 10 रहते हैं, दो हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसीलिए बगावत करता हूँ, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। तो साथियों, यही हमारी दशा है। हम इस प्रकार का जो न्याय है हम कभी स्वीकार नहीं करने वाले हैं, ये अन्याय हम कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो आइए हम मिलजुल करके एक विचार क्रांति के बिगुल नाद को खड़ा करें इस देश में। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ जय सेवा, जय गोंडवाना, जय भीम, जय आदिवासी।